Hello everyone. Welcome in Political Wings YouTube channel. Please like, share and comment on this video. Subscribe Political Wings YouTube channel. Join with me on Telegram channel Political Wings. दोस्तों आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत है और कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करें और पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें। दोस्तों आज आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों आज का टॉपिक है। और जो बुक है दोस्तों वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो पेपर नेम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। और जो आज का टॉपिक है यानी कि शीर्षक है दोस्तों भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपको दोस्तों इसमें मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक जो विधेयक है वो कानून का रूप लेता है और क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और आप माने जो नेता होते हैं वो किस प्रकार से कानून बनवाते हैं और हमारा जो कानून प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको दोस्तों बताया जाएगा। इसमें किसका क्या योगदान है आप सारे इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो पे चलते हैं दोस्तों भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 107 से 111 तक संघीय संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। यानी कि दोस्तों जो राज्यसभा है और लोकसभा है वहाँ यानी कि जो केंद्र स्तर पे जो होता है उसको दोस्तों संघीय संसद बोलते हैं। जो केंद्र स्तर पर कार्य कर रहा है उसे संघीय संसद बोलेंगे, जो राज्य स्तर पर कार्य करता है उसे राज्य विधिमंडल बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो संघीय संसद के जो कानून है वो जो संविधान निर्माण से रिलेटेड वो दोस्तों 107 से 111 तक है। और इसमें कैसे किस प्रकार से वो कानून बनाएगा जो उसके विषय क्षेत्र के हैं या जो समवर्ती सूची के विषय हैं उसको, और जो अवशिष्ट विषय हैं दोस्तों वो उस पर कैसे किस प्रकार से कानून बनाएगा उसका वर्णन मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 196 से 207 तक राज्य विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो आप मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं यानी कि राज्य में जैसे बिहार का अलग बनाएगा, यूपी का अलग बनाएगा, तो ये दोस्तों स्टेट के लिए है। तो उसके लिए आर्टिकल क्या है 196 से 207 तक। ठीक है। भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया और क्या है दोस्तों विधेयक यानी कि बिल। अब विधेयक किसे बोलते हैं पहले तो आपको ये बताऊंगा। विधेयक बोलते हैं ऐसा प्रलेख जो कि कानून बनाने के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। यानी कि एक विचार रहता है, एक जो लिखित विचार है जो दोस्तों संसद में प्रस्तुत किया जाता है या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे तो वो बिल कहलाता है दोस्तों। वो विचार है, किसी का लिखा हुआ विचार है,
उससे अगर वही विचार कानून का रूप ले लेता है, मैंने वही विचार दोस्तों अगर संसद की सारी प्रक्रियाओं को पार करके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अगर प्राप्त कर लेता है तो वो संघ से माने कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। और राज्य में दोस्तों राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी है राज्य के विषय पे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसे ही विधेयक बोलते हैं। फिर दोस्तों विधेयक दो प्रकार के होते हैं, और कोई आपसे विधेयक कितने प्रकार के हैं टाइप पूछेगा तो दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स एंड वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। और दोस्तों प्रोसीजर फॉर पासेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण बिल के पारित होने की प्रक्रिया क्या है, यानी किस प्रकार से इसको पारित करके इस जो विधेयक है उसको बिल के रूप दे दिया जाता है, आपको इसमें यह बताया जाएगा। अभी आगे कुछ वक्त में आपको पता चलेगा। यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों जो साधारण बिल है आप उसको लोकसभा या राज्यसभा यानी कि निम्न सदन या उच्च सदन कहीं पे भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कानून बनाने के लिए विधेयक को 3 वचन से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि 3 चरण होता है, इससे होकर गुजरेगा। और दोस्तों विधेयक को कानून के रूप में लेने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये जो 3 चरण है दोस्तों, जो थर्ड चरण है ना, उसी जो नो दोस्तों सेकंड जो चरण है उसमें ही आपको 2 और सब ग्रुप उसका है तो उससे होकर गुजरना पड़ता है, जो समिति से माने होकर गुजरता है। तो वही दोस्तों इसको इंक्लूड कर लेंगे तो 5 अवस्था से होकर गुजरेगा। अब विधेयक का प्रस्तुतिकरण तथा प्रथम वचन, यानी कि जो फर्स्ट बार क्या होगा, जो माने जिसको कानून बनवाना है, जो अपना जो विधेयक है वो सदन को सुनाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, सरकारी विधेयक अगर होगा, और माने विधेयक तो एक तो 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और दोस्तों प्राइवेट विधेयक। और सरकारी विधेयक वो होगा यानी कि गवर्नमेंट बिल और एक प्राइवेट बिल। और प्राइवेट बिल वो होता है कि जो लोग यानी कि अगर नेता पक्ष के भी, जिसका मैंने सत्ता पक्ष के भी अगर सदस्य हैं तो भी, अगर मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है तो दोस्तों वो प्राइवेट बिल के अंतर्गत आ जाएगा, वो अगर मैंने कुछ भी बिल बनवाना चाह रहे हैं तो। और दोस्तों सरकारी बिल के तहत आता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों सरकारी विधेयक को, आप ये दोनों टर्म समझ गए होंगे, सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक। और दोस्तों सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए उसे 1 माह पूर्व अध्यक्ष को इस संबंध में सूचना देनी होती है। और दोस्तों इसका आपको मतलब बताते हैं, यानी कि अगर कोई मंत्री जैसे होम मिनिस्टर है या रक्षा मंत्री है या वित्त मंत्री है, तो दोस्तों उसको अगर कोई भी मैंने विधेयक लाना है, कोई भी कानून बनवाना है, तो संसद में अपना मैंने प्रस्ताव रखेगा। जो अपना प्रस्ताव रखा उसके बाद फिर उसको बताना नहीं पड़ेगा, पहले से नहीं बता कर रखना पड़ता है जो अध्यक्ष है उसको कि मैं विधेयक इस पर लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत दोस्तों ला सकता है। तो ये सरकारी विधेयक के लिए। अब प्राइवेट विधेयक में दोस्तों वो सदस्य जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, तो वो दोस्तों अगर लाएंगे अपना विधेयक माने, तो उनको 1 महीना पूर्व यानी कि 1 महीना पहले ही उनको जो अध्यक्ष है उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस विषय पे अपना विधेयक लेके आना चाहता हूँ, और उसको माने जो अध्यक्ष है उसको सूचना दे देना जरूरी होता है। अब निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रथम वाचन के रूप में विधेयक के शीर्षक को पढ़कर सदन में सुना दिया जाता है, यानी कि दोस्तों जो आप जाके बताओगे उसको
जो अध्यक्ष है तो वो एक आपको निश्चित डेट देगा कि आप इस तारीख को अपने जो विधेयक है उसको सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों उसी तारीख को, जो समय आपको दिया गया है, उसी वक्त आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपने जो विधेयक है उसको सदन के सामने रखें। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो शीर्षक है, जो आपका विधेयक है उसका जो शीर्षक है उसको पढ़ के पूरे सदन को आपको सुनाना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम वाचन के बाद, यानी कि आप जब सुना देंगे तो उसके बाद दोस्तों उसे भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। जो भारत का जो सरकारी गजटेड जो पत्र होता है उसमें दोस्तों इसको छाप दिया जाता है। अब सेकेंड रीडिंग क्या होता है, द्वितीय वाचन। फर्स्ट वाचन खत्म, सेकंड वाचन अब दोस्तों। फर्स्ट वाचन सेकंड वाचन में दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट वाचन के बाद अब सेकंड वाचन में अध्यक्ष या सभापति प्रथम वाचन के दिन ही द्वितीय वाचन भी करा सकता है। अब ये दोस्तों ये जो उसके अध्यक्ष के विचार पर निर्भर करता है कि अध्यक्ष क्या चाहता है, कि तुरंत ही करवा देना चाहता है जो सेकंड वाचन है, या नेक्स्ट कुछ दिनों में करवाना चाहता है। और दोस्तों द्वितीय वाचन के प्रारंभ में विधेयक की प्रतियां सदन के समस्त सदस्यों में वितरित की जाती है। यानी कि अगर सेकंड वाचन स्टार्ट हो गया तो उसमें जो विधेयक है, जो भी कानून बनवाना चाहता है, उसके सारे जो भी उसके पॉइंट है उन सब पॉइंटों को एक पेपर पे मैंने छपवा के और उसका फोटो कॉपी करा के सभी को दे दिया जाता है। जो सदस्य हैं वो सभी लोग अपना पढ़ते हैं और समझते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच 2 दिन का अंतर रहता है। जनरली दोस्तों अगर प्रथम वाचन 2 तारीख को हुआ तो नेक्स्ट जो वाचन होगा सेकंड वाचन यानी 4 तारीख को होगा, यानी कम से कम 2 दिन का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर चाहे अध्यक्ष जो है वो चाहे, या सभापति है जो वो चाहे कि तुरंत ही करा दिया जाए सेकंड वाचन, तो दोस्तों करा सकता है, वो उसके इच्छा पे निर्भर करता है। नहीं तो कम से कम जनरल में ऐसे 2 दिन का अंतर रहता ही रहता है। अन्य आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, अदर इंटरनल प्रोसेस। अब यहीं पे दोस्तों ये 2 और प्रक्रिया जुड़ जाता है तभी 3 से 5 हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों समिति अवस्था, यानी कि समिति प्रत्येक विधेयक के अनुच्छेद पर बारीकी से विचार करता है और विषय के विशेषज्ञों से सलाह लेता है। अब ये दोस्तों एक समिति बनाई रहती है जो कि जितने भी विधेयक आया उसके सभी चीज़ों को, जितने भी उसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं, जितने भी उसके पार्ट हैं, उन सारे चीज़ों को एकदम शब्दशः दोस्तों बारीकी से उस पर अध्ययन करता है और उस विषय के विशेषज्ञ की सलाह लेता है कि इसमें मैंने क्या दूरगामी परिणाम निकलेंगे, और सलाह को मानता है जो है समिति। समिति को विधेयक में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि अगर समिति चाहे कि तो उस विधेयक को चेंज कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। थर्ड है दोस्तों समिति पूर्ण रूप से विचार करने के बाद समिति का जो सभापति है अपना प्रतिवेदन, यानी कि जो रिपोर्ट होता है, वह सदन में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत कर देता है। और दोस्तों एक टाइम फ्रेम दिया जाता है उस समिति को कि आप इस पे रिसर्च करो और बताओ कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, और आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो अपना मैंने और सुधार करके हमें दे दें, यानी कि सदन को दे दें, ठीक है दोस्तों। एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और एक समय अवधि होती है, उसी में आपको देना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिवेदन अवस्था। और दोस्तों समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, यानी कि जो रिपोर्ट है वो दे देने के बाद
तथा जो विधेयक संबंधी संशोधन की प्रतियां सदन के प्रत्येक सदस्य को वितरित कर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मिस टाइप हो गया, विधायक नहीं विधेयक होगा। अब दोस्तों जो रिपोर्ट आ गया, मैंने समिति जो रिपोर्ट दे दी, उसके बाद क्या ये आगे का प्रोसेस क्या है कि जो भी मैंने वो सुझाव दिया है समिति, वो दोस्तों सुझाव सहित सभी को, जो मैंने उपस्थित सदस्य हैं उस सभी में उसकी प्रति बांट दी जाती है, यानी कि उसका कॉपी बांट दिया जाता है कि ये सुझाव मिला है, ताकि जो सदस्य हैं वो उस सुझाव को समझें और पढ़ें, उसके बाद अपना मत दें। सेकंड पॉइंट इसी में दोस्तों, प्रतिवेदन अवस्था में संशोधित विधेयक को संसद सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाने पर उस पर वाद विवाद किया जाता है। यानी कि अगर वो जो समिति है जो संशोधित कर दिया विधेयक और उस पर वाद विवाद होगा, यानी कि उस पर वोटिंग होगा कि क्या सही है क्या गलत है और क्या चेंजिंग आनी चाहिए। थर्ड है दोस्तों, मतदान द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिए जाने पर प्रतिवेदन अवस्था पूर्ण हो जाती है और यह अवस्था विधेयक के पारित होने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जो समिति का अगर सुझाव है, जो अपना रिपोर्ट बना के दे दिया, उसको वाद विवाद के द्वारा उस पर डिस्कशन होने के बाद अगर पारित हो जाता है उस सदन से, तो दोस्तों उसको आगे माने नेक्स्ट सदन के लिए भेज दिया जाता है। तृतीय वाचन यानी कि थर्ड रीडिंग। अब दोस्तों यह विधेयक को पारित होने की अंतिम अवस्था है। इसमें धारा पर वाद विवाद तथा मतदान नहीं होता, बल्कि विधेयक के मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद होता। यानी कि इसके जो मेन पॉइंट है उस पर वाद विवाद होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अस्पष्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट और उसमें भाषा संबंधी सुधार की जाती है। अगर भाषा से रिलेटेड कोई त्रुटि हो उसको सुधार किया जाता है थर्ड वाचन में, थर्ड रीडिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों, संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन में विचार करने के लिए भेज देता है। और दोस्तों यहाँ पे भी उसके जो मैंने अगर भाषा रिलेटेड जो त्रुटि थी उसको ख़त्म करके फिर अन्य सारे चीज़ों को जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके फिर मतदान होगा। अगर वहाँ से पारित हो जाता है तो वो नेक्स्ट जो हाउस है उसमें चला जाएगा, ठीक है। विधेयक दूसरे सदन में यानी कि विल इन द अदर हाउस। दूसरे सदन में भी दोस्तों यही जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। जो भी पिछले 3 प्रक्रिया हुआ था उसी प्रक्रिया को ये लोग अपनाएंगे। यानी कि फर्स्ट रीडिंग होगा उसमें भी, फिर दोस्तों उसको समिति के पास मैंने उसमें वोटिंग हो गए, उसके बाद अगर पास होता है तो उसको समिति के पास भेज दिया जाएगा और समिति वहाँ से क्या करेगा, समिति दोस्तों वहाँ से फिर अपना रिपोर्ट बना के देगा। उसमें अगर सुधार करना है तो सुधार करेगा, नहीं तो अगर सही है तो सही रहेगा। फिर उस पर वोटिंग होगा, उसके भाषा रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको देखा जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ से मतदान होकर पास हो जाता है तो फिर वो आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर दोस्तों विधेयक को उसी रूप में स्वीकृत कर लिए जाने पर उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हेतु भेज दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो विधेयक में संशोधन होती हेतु द्वितीय सदन द्वारा जो फर्स्ट सेकंड प्रथम सदन है उसको जो समिति है जो रिपोर्ट देगा उसके साथ उसको भेज दिया जाएगा प्रथम सदन को, ठीक है। और प्रथम सदन पुनः उस पर विचार करेगा।
फिर दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिससे दोनों सदनों के बीच के गतिरोध को दूर किया जाता है। फिर बहुमत के आधार पर विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है। अब दोस्तों कभी ऐसा स्थिति बन सकता है कि जब राज्यसभा हर एक उस विधेयक को भेज रहा है और जो लोकसभा है उसको उसी रूप में भेज दे रहा है, तो उसमें दोस्तों गतिरोध उत्पन्न होता है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए दोस्तों भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई कि एक आर्टिकल दे दिया गया, आर्टिकल 108। इसके तहत क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुला लेगा राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, और राष्ट्रपति बुलाता है। उसमें लोकसभा अक्सर जीत जाता है क्योंकि उसके जो सदस्य संख्या है वो ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों लाभ किसको हो जाता है, लोकसभा को हो जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब दोस्तों क्या होता है, दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति विधि जो मैंने स्वीकृत कर देता है या पुनः विचार करने के लिए उसको लौटा भी सकता है। और राष्ट्रपति दोस्तों उस पर हस्ताक्षर करता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको कुछ दिन के लिए रोक सकता है, जिसको दोस्तों पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो उसको मैंने होल्ड करके रख भी सकता है। ठीक है। और अगर पास कर दिया उसे तो नेक्स्ट डे दोस्तों उसको फिर से मैंने जो गजटेड पेपर होता है उसको उसमें छाप दिया जाता है, और उसके बाद से जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। अब वित्त विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, दो प्रकार का विधेयक था दोस्तों, एक ऑर्डिनरी बिल, एक दूसरा फाइनेंस बिल। ठीक है। अब दोस्तों जो ऑर्डिनरी बिल का तो बता दिया गया है किस प्रकार से पारित होता है। अब दोस्तों फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक किस प्रकार से पारित होगा इसके बारे में जानिए। वित्त विधेयक दोस्तों क्या होता है, ऐसा विधेयक जिसका संबंध संघ के आय व्यय से है, कर उत्पादन, धन उधार लेने या देने, देश की संचित निधि के लेखा जोखा जिसकी जांच से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों धन, टैक्स, इस सारी चीज़ों के बारे में, या उधार दिया है तो इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वित्त विधेयक को वित्त मंत्रालय तैयार करता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वही दोस्तों फाइनेंस बिल को तैयार करेगा, वही बनाएगा। अब वित्त विधेयक को विधेयक होने का अधिकार कौन देगा, लोकसभा के अध्यक्ष वही देता है कि कौन सा, वो निर्णय करेगा कि कौन सा जो विधेयक है वो वित्त विधेयक है और कौन सा ऑर्डिनरी विधेयक है। ठीक है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इससे मैंने दोस्तों इस जो विधेयक है उसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति का अगर सहमति हो गया तो दोस्तों वो फिर जाएगा लोकसभा में, और बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस भेज सकता है अगर संशोधन करवाना है तो, और नहीं तो 14 दिन बाद विधेयक स्वतः स्वीकार मान लिया जाता है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख लिया और नहीं लौटाया तो दोस्तों ये मान लिया जाता है कि यो विधेयक स्वीकार हो गया है। ठीक है। सिक्स्थ है दोस्तों, राष्ट्रपति वित्त विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो वित्त विधेयक को कभी भी अस्वीकृत नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, जो वित्त विधेयक है वो हमेशा लोकसभा से, माने उसमें सदन में, लोक सदन में आएगा,
ना कि राज्यसभा में उसकी जो प्रथम वाचन प्रक्रिया है वो चलेगा। ज़्यादा अधिकार वित्त विधेयक पे दोस्तों लोकसभा के पास होता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आप उसे कॉपी करके जुड़ सकते हो, जहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।